अप्रैल 2023, सेंट पीटर्सबर्ग, रूस। इन दृश्यों पर ध्यान दें क्योंकि आगे जो होने वाला है वह चौंकाने वाला है। ये महिला जिसे आप वहां फुटपाथ पर चलते हुए देख रहे हैं, जिसके हाथ में एक पैकेट है, वो दरिया त्रेपोवा है। ऐसा लगता है कि वह एक दिशा में जा रही है और फिर वापस लौटती है। फिर वह एक कैफे के दरवाजे की ओर बढ़ती है। अंदर कई लोग इकट्ठा हैं और उन्हीं में से एक है व्लाडलेन तातार्स्की। व्लाडलेन क्रेमलिन के मित्र है, जिनके इंटरनेट पर लाखों अनुयायी है। उसे ऐसा आदमी माना जाता है जिसे कोई छू नहीं सकता। वह माइक हाथ में लिए इन लोगों से बात कर रहा है। तभी दरिया आकर उसके लिए पैकेट छोड़ देती है। यह एक तोहफा है। दरिया जाने की कोशिश करती है, लेकिन व्लाडलेन उससे रुकने के लिए कहता है। महिला फिर आगे जाकर बैठ जाती है। उसके पास पैकेट खोलते ही व्लाडलेन हैरान रह जाता है। उसमें उसका चेहरा बनी सुनहरी मूर्ति है। वह तोहफे को घूरते हुए निशब्द रह जाता है, लेकिन तातार्स्की को यह नहीं पता कि जो मूर्ति उसे अभी मिली है वह अंदर से खोखली है। कुछ सेकंड बाद जोरदार धमाका होता है। सब कुछ हिल उठता है और सारी लाइटें बुझ जाती है। विस्फोट तातार्स्की को तुरंत मार देता है, सबके सामने। वह सीमा के दूसरी तरफ से बनाई गई एक ऑपरेशन का निशाना था। टुकड़ा दर टुकड़ा यूक्रेन की गुप्त सेवा ने इस योजना को तैयार किया और बड़ी कुशलता से इसे अंजाम दिया। ये वही गुप्त सेवा है जिसमें 9 साल पहले रूस ने घुसपैठ की थी, उसे लूटा था और अपमानित किया था, और वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाई थी। लेकिन यह वह बात है जिस पर लगभग किसी का ध्यान नहीं गया। उस समय जासूसी का वह खेल जिसमें रूस ने 70 साल तक दबदबा बनाया था, बस पलट गया था। और आज 3 साल बाद क्रेमलिन को ही नहीं पता कि अंदर कौन है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि ये कैसे हुआ और क्यों रूस को अभी तक इसका जवाब नहीं मिला है। इस बदलाव को समझने के लिए शुरुआती बिंदु देखना जरूरी है, क्योंकि 2014 में यूक्रेन की खुफिया एजेंसी सिर्फ कमजोर ही नहीं थी, वो अंदर से पूरी तरह से कब्जे में थी। अप्रैल 2014, रूस ने क्रीमिया का विलय कर लिया है और यूक्रेन का पूर्वी भाग जल रहा है। लुहांस्क शहर में एक भीड़ यूक्रेनी सुरक्षा सेवा यानी SBU की क्षेत्रीय इमारत की ओर बढ़ रही है, और जो कुछ वहां अंदर होता है उसे सिर्फ साधारण अक्षमता कहना मुश्किल है। एजेंटों को, जिनमें एलिट अल्फा यूनिट के लोग भी शामिल हैं, आदेश दिया जाता है कि वे अपनी पिस्तौल तक सौंप दें। हथियारों का गोदाम नकली बारूदी सुरंगों से सुरक्षित किया गया था। वहीं पास में 12,000 सैनिकों की एक टुकड़ी है, लेकिन वे एक भी अतिरिक्त बल नहीं भेजते। पिछली रात पकड़े गए लोगों को भीड़ में छोड़ दिया जाता है, जहां वे हमले की अगुवाई में मदद करते हैं। सब कुछ खत्म होने पर शस्त्रागार गायब हो जाता है। राइफलें, ग्रेनेड, विस्फोटक, डोनबास को जलाने वाले विद्रोह को हथियार बंद करने के लिए पर्याप्त। रूसी खुफिया सेवाओं में विशेषज्ञता रखने वाले पोलिश विश्लेषक मारेक स्वियरचाक ने उस दिन का अध्ययन किया और एक असहज निष्कर्ष पर पहुंचे। इमारत नहीं गिरी, इसे अंदर से खोला गया था। और देखो, बहुत से लोग मानते हैं कि वहां किसी तरह की गद्दारी हुई थी, लेकिन ये बात उन लोगों के लिए भी सच है जो उस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उसी साल SBU की कमान संभालने वाले व्यक्ति ने इसकी पुष्टि की थी। वैलेंटिन नालिवाइचेंको ने वहां पहुंचकर अपनी खोज साझा की। एक परित्यक्त एजेंसी। पिछले प्रमुख या तो रूस भाग गए थे या क्रीमिया भाग गए थे। वे सब कुछ साथ ले गए या नष्ट कर दिया। कोई भी फाइल नहीं बची थी, कोई भी हथियार नहीं बचा था। और सबसे बुरी बात, उनके अनुसार एजेंसी घुसपैठ कर चुके रूसी जासूसों से भरी हुई थी। FSB के एजेंट, जो रूस की सुरक्षा सेवा है, KGB के सीधे उत्तराधिकारी। तो
उस समय यूक्रेन के पास यही विकल्प था, यह स्वीकार करना कि उनकी गुप्त सेवाएं हमेशा रूस के अधीन रहेंगी, या सब कुछ ध्वस्त करके शून्य से फिर से बनाना। और कीव ने दूसरा विकल्प चुना, और यही वो जगह है जहां CIA आती है। लेकिन CIA तोहफे बांटने नहीं आई थी। अमेरिकियों को शक था, और उनकी शंका सही भी थी। उन्हें पता था कि यूक्रेनी खुफिया एजेंसी में रूसी मुखबिरों की भरमार है। कीव के साथ साझा किया गया कोई भी रहस्य कुछ ही दिनों में मॉस्को की मेज पर पहुंच सकता था। और ये एक आदमी था जिसका नाम वलेरी कोंद्रात्युक था, जिसने इसे सबसे साहसी तरीके से हल करने का फैसला किया। उसने अमेरिकियों को रूसी सेना के अति गोपनीय दस्तावेजों का एक ढेर सौंप दिया, तोहफे के रूप में, बिना बदले में कुछ मांगे। संदेश साफ था, यूक्रेन के पास सोने के बराबर कीमती पहुंच है और रहस्यों की रक्षा करने का अनुशासन भी। वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच के अनुसार इसी तरह 2015 में CIA ने SBU के अंदर एक नई यूनिट बनाने में मदद की थी। 5वां निदेशालय, काउंटर इंटेलिजेंस और विशेष ऑपरेशंस एक ही छत के नीचे। उसका मिशन, कब्जे वाले इलाके में एजेंटों के नेटवर्क बनाना और शिकार शुरू करना। लेकिन फिर आता है वो सवाल जो सब कुछ बदल देता है। CIA एक नाकाम खुफिया सेवा में इतना निवेश क्यों करेगी? यूक्रेन के पास ऐसा क्या था जो खुद CIA के पास नहीं था? जवाब है वो हथियार जो यूक्रेन ने मुफ्त में दे दिया था। लाखों यूक्रेनी लोग रूसी को अपनी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। उनके परिवार सीमा के दोनों ओर हैं। वे रूसी संस्कृति में पले बड़े हैं। वे सोचने का तरीका जानते हैं, कोड्स जानते हैं, डर जानते हैं। यूक्रेन रूस को ऐसे समझता है जैसे कोई भी पश्चिमी एजेंसी कभी नहीं समझ सकती। सदियों का थोपा गया प्रभुत्व अब एक ऑपरेशनल फायदा बन गई है, और इसका मतलब है एक बहुत अहम बात। यूक्रेन कभी भी अमेरिकी खैरात नहीं था, ये एक लेन देन था। यूक्रेनी रूसियों के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी जुटा रहे थे कि रिपोर्ट्स के मुताबिक कीव में CIA का स्टेशन सारी जानकारी प्रोसेस भी नहीं कर पा रहा था। यूक्रेनी सबूतों ने ही यह साबित करने में मदद की थी कि मलेशिया एयरलाइंस के विमान को पूर्वी यूक्रेन में गिराने में रूस का हाथ था, और 2016 की अमेरिकी चुनाव में दखल देने वाले एजेंट्स का पता लगाने में भी मदद की थी। पूर्ण पैमाने के आक्रमण से ठीक पहले रूस की सीमा पर लगभग 12 गुप्त ठिकाने थे जो CIA के समर्थन से बनाए गए थे, और इसी साझेदारी से अधिकारियों की एक नई पीढ़ी पैदा हुई जो स्वतंत्र यूक्रेन में जन्मी थी, जिनका सोवियत संघ से कोई संबंध नहीं था। उनमें सबसे महत्वपूर्ण किरिलो बुदानोव थे, जो एक विशेष इकाई में सेवा करते थे, जो CIA के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी, और जो आज HUR यानी यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी के प्रमुख हैं। और इस सिस्टम में एक दिलचस्प बात है, SBU और HUR आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं खुलकर। दो प्रतिद्वंदी सेवाएं नतीजों के लिए लड़ रही है, और यह प्रतिद्वंदिता अभी काले सागर में आग के अक्षरों में दिखाई देगी, क्योंकि जब रूस ने 2022 में आक्रमण किया था तब यूक्रेन के पास लगभग कोई नौसेना नहीं थी। उसने 2014 में क्रीमिया में अपना बेड़ा खो दिया था और अपने ही प्रमुख जहाज को डुबो दिया था ताकि वो रूसी हाथों में ना पड़ जाए। कागजों पर काला सागर एक रूसी झील था। फिर अप्रैल 2022 में क्रूजर मॉस्कवा रूसी काला सागर बेड़े का गहना में आग लग जाती है और वो डूब जाता है। 2 नेपच्यून मिसाइलों की चपेट में आया जो खुद यूक्रेन में बनी थी, जब अमेरिकी खुफिया ने जहाज की स्थिति पता करने में मदद की। ये 1905 के बाद से युद्ध में खोया गया पहला रूसी प्रमुख जहाज था। और इस डूबने की घटना ने बेड़े को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन इससे एक नई समस्या पैदा हो गई। आखिरकार
उन जहाजों तक कैसे पहुंचा जाए जो छिपे हुए हैं। यूक्रेन की प्रतिक्रिया ने नौसैनिक युद्ध को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। एसबीयू ने सी बेबी बनाया, जिसे शुरू में जेट स्की के पुर्जों और सामान्य इलेक्ट्रॉनिक्स से जोड़ा गया था। HUR ने प्रतिस्पर्धा करते हुए मगुरा बनाया, छोटे, नीची, तेज नावें जो रडार पर लगभग अदृश्य है और विस्फोटकों से भरी हुई। और इन मशीनों ने क्या किया, खुद रूसी चालक दल इससे बेहतर बता सकता है। वे हमारे पास किसी चीज पर वार कर रहे हैं। सेर्गेई कोतो गश्ती जहाज के अंदर से की गई एक रिकॉर्डिंग मौजूद है। उस तड़के जब ड्रोन पहुंचे थे, अंधेरे में नाविकों की चीखें सुनाई देती है। वाह वाह वाह, एक ड्रोन है। पानी में परछाइयों पर मशीन गन से गोली चला रहे हैं। एक चिल्लाता है, वहां दूसरा ड्रोन है। एक और ड्रोन। ये भाई। दूसरा चिल्लाता है कि वहां से निकलो। प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। खुद मगुरा के कैमरे उसी दृश्य का दूसरा पहलू दिखाते हैं। 5 ड्रोन पानी के ऊपर फिसलते हुए, निशाना साधा हुआ, एक के बाद एक टक्कर, जब तक जहाज डूब नहीं गया। $65 मिलियन का एक जहाज ड्रोन ने नष्ट कर दिया, जिनकी कीमत उसकी कीमत के सिर्फ एक अंश जितनी है। और कोतो अकेला नहीं था। कुछ हफ्ते पहले वही ड्रोन एक मिसाइल कॉरवेट और एक लैंडिंग शिप को डुबो चुके थे। पश्चिमी अनुमानों के अनुसार 2024 की शुरुआत में यूक्रेन पहले ही डुबो चुका था या युद्ध से बाहर कर चुका था। काला सागर में रूसी बेड़े का 1/3, बाकी को क्रीमिया से दूर कर दिया। नोवोरोसिस्क बंदरगाह में छुपा एक देश जिसके पास नौसेना नहीं है, उसने पूरी बेड़े को बाहर निकाल दिया। और अगर आप देखना चाहते हैं कि ये कहानी कितनी आगे जाती है, चैनल सब्सक्राइब करें। ये सिर्फ शुरुआत है। ड्रोन लगातार विकसित होते रहे। 2024 से 2025 के मोड़ पर एक मगुरा ने कुछ ऐसा किया जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। एयर टू एयर मिसाइलों से लैस उसने क्रीमिया के पास एक रूसी Mi-8 हेलीकॉप्टर पर निशाना साधा और उसे गिरा दिया। हाँ, एक नौसैनिक ड्रोन ने अभी अभी एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया था। इसके बाद अमेरिकी साइड वाइंडर मिसाइलों के साथ उसी ड्रोन परिवार ने Su-30 लड़ाकू विमानों को गिराना शुरू कर दिया। और उनमें से एक को मार गिराना, ड्रोन के टारगेटिंग कैमरे ने इसे फिल्माया था। निशाने के घेरे में फंसा लड़ाकू विमान, फायरिंग, चमक। क्रेमलिन के लिए संदेश साफ था, न समुद्र के ऊपर का आसमान अब और सुरक्षित नहीं थे। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर वे समुद्र में ऐसा करते हैं तो रूस में क्या करते होंगे? अब हम फिर से उस सुनहरी मूर्ति पर लौटते हैं। ततार्स्की पर हमला पहला नहीं था। अगस्त 2022 में मॉस्को के पास एक कार बम धमाके में डारिया दुगिना की मौत हो गई थी। वह रूस के प्रमुख राष्ट्रवादी विचारक की बेटी थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने माना कि इसके पीछे यूक्रेनी सरकार के कुछ तत्व थे। यूक्रेन ने इससे इनकार किया। फिर कैफे में तातार्स्की पर हमला हुआ, वही जो आपने वीडियो की शुरुआत में देखा था। और 1 साल बाद खुद एसबीयू के प्रमुख ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में पूरी योजना का विस्तार से वर्णन किया। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने यह ऑपरेशन किया और एजेंटों ने रूसी महिला डिलीवरी कर्मी को धोखा दिया, जिसे मूर्ति में क्या था पता नहीं था। अब सोचिए इसका क्या मतलब है। रूसियों का रूस के अंदर ही अपने ही रूसी सरकार के खिलाफ इस्तेमाल किया जाना, और इससे भी बुरा एफएसबी को इसका पता भी नहीं था। फिर निशाने पर आने वाले लोगों की रैंक बढ़ने लगी। दिसंबर 2024 में लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव, जो रूसी सेना की रासायनिक रक्षा टुकड़ियों के प्रमुख हैं, मॉस्को में अपने घर की इमारत से बाहर निकलते हैं।
क्रेमलिन से कार से कुछ ही मिनट की दूरी पर एक छुपा कैमरा प्रवेश द्वार पर नजर रखता है। वहां एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खड़ा है जिसमें 300 ग्राम TNT के बराबर विस्फोटक भरा हुआ है। विस्फोट में किरिलोव और उनके सहायक की मौके पर ही मौत हो जाती है। एक दिन पहले यूक्रेनी अभियोजकों ने किरिलोव पर प्रतिबंधित रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगाया था। SBU के सूत्रों ने पुष्टि की ये ऑपरेशन उन्हीं का था। अप्रैल 2025 मॉस्को के बाहरी इलाके बालाशिखा में एक सुरक्षा कैमरा एक शांत पार्किंग को रिकॉर्ड करता है जब तक कि एक कार आग के गोले में नहीं फट जाती। लेफ्टिनेंट जनरल यारोस्लाव मोस्कालिक, रूसी जनरल स्टाफ के संचालन निदेशालय के उप प्रमुख की मृत्यु हो जाती है। दिसंबर 2025 एक और बम, इस बार मॉस्को के दक्षिणी हिस्से में एक कार के नीचे। लेफ्टिनेंट जनरल फनील सरवारो की मौत हो गई, जो पूरे रूसी सेना के ऑपरेशनल ट्रेनिंग के प्रमुख थे। वही आदमी जो सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार करता था। और 2 दिन बाद उसी सड़क पर एक और बम 2 पुलिस वालों को मार देता है जो मामले की जांच कर रहे थे। जून 2026 बालाशिखा फिर से। जहां मोस्कालिक मरा वहां से 1 किलोमीटर से कम दूरी पर एक गवाह खिड़की से उस पल को फिल्माता है जब कर्नल दमिर दाविदोव की कार, जो रूसी सेना के मिसाइल और तोपखाने के गोला बारूद की आपूर्ति के जिम्मेदार थे, उनके अंदर होने पर विस्फोट हो जाती है। रूस के सबसे ज्यादा निगरानी वाले इलाके में 4 उच्च पदस्थ अधिकारी लगातार मारे गए और दाविदोव के बाद मॉस्को के अधिकारियों ने पूरी राजधानी में बड़े पैमाने पर कारों के नीचे जांच के आदेश दिए। इस बारे में सोचिए, रूसी सैन्य अभिजात वर्ग को हर सुबह काम पर जाने से पहले अपनी ही कार के नीचे देखना पड़ता था। यही वो डरावना स्तर है जो यूक्रेन ने रूसियों के दिमाग में बैठा दिया है। अब ये कहना गलत होगा कि रूस सिर्फ मार ही खा रहा है। FSB पलटवार करता है, और सच में पलटवार करता है। जुलाई 2025 में रूसी एजेंटों ने SBU के विशेष अभियानों के अनुभवी कर्नल इवान वोरोनिच की कीव के बीचों बीच दिन दहाड़े हत्या कर दी। ये एक बड़ा झटका था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आज दोनों सेवाओं के बीच का फर्क दिखाता है। कुछ ही दिनों में SBU ने दोनों जिम्मेदार एजेंटों का पता लगा लिया और उन्हें खत्म कर दिया। रूसी हमला 3 दिन चला। और क्या आप जानते हैं कि FSB बंद दरवाजों के पीछे क्या करती है? वह अपने ही रूसियों का शिकार करती है। आक्रमण की विफलता के बाद पुतिन ने लगभग 150 FSB अधिकारियों को बाहर निकाल दिया, ब्रिटिश अखबार द टाइम्स के अनुसार। और जो जनरल यूक्रेन के लिए जिम्मेदार सेवा का नेतृत्व कर रहा था, वो लेफोर्तोवो जेल में पहुंच गया। और 2024 से मॉस्को टाइम्स से बात करने वाले सूत्रों के अनुसार FSB ने खुद रूसी सेना के अंदर एक धरपकड़ अभियान शुरू कर दिया। उच्च पदस्थ जनरल एक के बाद एक गिरफ्तार किए गए, दर्जनों निशाने पर है। और सोचिए इसका क्या मतलब है? ग्रह का सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा तंत्र, सैकड़ों हजार एजेंट अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, अंदर ही अंदर देख रहे हैं, गद्दारों की तलाश कर रहे हैं, जबकि यूक्रेनी बाहर घूम रहे हैं। और यही ध्यान भटकना आगे जो हुआ उसे समझाने में मदद करता है ना? वो दिन जब यूक्रेन ने दिखा दिया कि कोई भी निशाना बहुत दूर नहीं है। 1 जून 2025 ऑपरेशन मकरी का जाला। 18 महीनों तक यूक्रेनी एजेंटों ने रूस के अंदर ड्रोन की तस्करी की, ट्रकों पर बनी लकड़ी की झोपड़ियों में छुपे थे। ये आम प्री फैब्रिकेटेड घरों जैसी थीं। उस दिन झोपड़ियों की छतें सरक गई और ड्रोन के झुंड रूसी एयरबेस की ओर उड़ते हुए निकल गए। उनमें से एक साइबेरिया में थी, जो यूक्रेन से 4000 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। लीक हुई तस्वीरों में दिख रहा है कि ड्रोन
रणनीतिक बम वर्षकों पर गोता लगा रहे हैं। TU-95 खड़े हुए हैं और आग के गोले एक के बाद एक ऊपर उठ रहे हैं। SBU ने कहा कि 41 विमान क्षतिग्रस्त हुए हैं और $7 अरब का नुकसान हुआ है। जेन्स विश्लेषण कंपनी ने सैटेलाइट इमेज से करीब 12 विमानों के नष्ट और कई के क्षतिग्रस्त होने का अनुमान लगाया। सही संख्या मायने नहीं रखती। रूस अब ये बम वर्षक विमान नहीं बनाता। जो खो गया वह हमेशा के लिए खो गया। और फिर मशीन ने सबसे बेरहम चाल चली। उसने अपना निशाना सिर्फ जहाजों और जनरलों तक सीमित रखना बंद कर दिया और जेब पर निशाना साधा। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार CIA के अधिकारियों ने रूसी ऊर्जा क्षेत्र के खिलाफ यूक्रेनी अभियान को बेहतर बनाने में मदद की। यहाँ तक कि एक अमेरिकी विशेषज्ञ ने रिफाइनरी के एक विशेष हिस्से की पहचान कर ली, जिसकी तबाही से वह संयंत्र हफ्तों तक बंद पड़ा रहेगा। ये कोई बेतरतीब बमबारी नहीं है, ये आर्थिक सर्जरी है। अक्टूबर 2025 तक रूस की 38 में से 21 बड़ी रिफाइनरियों पर पहले ही हमला हो चुका था। BBC के सर्वे के अनुसार सिर्फ जून 2026 में ही एक महीने में 11 रिफाइनरियों पर हमला हुआ, जिसमें एक ऐसी रिफाइनरी भी शामिल है जो मॉस्को के लिए लगभग आधी पेट्रोल की आपूर्ति करती है। और समुद्र में सी बेबी ड्रोन अब शैडो फ्लीट का शिकार करने लगे हैं। रूस द्वारा प्रतिबंधों से बचने के लिए इस्तेमाल किए गए पुराने तेल टैंकर और युद्ध का पैसा आता रहे, यह सुनिश्चित करते हैं। SBU द्वारा जारी की गई एक तस्वीर है जिसमें एक सी बेबी को सुबह सुबह समुद्र पार करते हुए दिखाया गया है, जब तक कि वह इन टैंकरों में से एक के पतवार पर सीधा वार नहीं करता। और जुलाई 2026 में यूक्रेन की ड्रोन बलों ने घोषणा की कि उन्होंने 48 रूसी जहाजों पर प्रहार किया है, सिर्फ 5 दिनों में। Seems that the Kremlin would prefer to hide. इस सब का नतीजा सड़क पर है, किसी भी कैमरे के सामने। दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादकों में से एक पेट्रोल की राशनिंग कर रहा है। पेट्रोल पंपों पर घंटों लंबी कतारें हैं। मॉस्को में भी पंप खाली है। रूस के आधे से ज्यादा क्षेत्रों में राशनिंग है। कब्जे वाले क्रीमिया में हर गाड़ी की सीमा अब 20 लीटर है। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने अनुमान लगाया कि रूस की तेल उत्पादन और निर्यात करने की क्षमता 40% गिर गई है। वो जंग जिसे क्रेमलिन ने कसम खाई थी कि दूर किसी और की जमीन पर होगी, वो हर रूसी के पेट्रोल टैंक तक पहुंच गई है। और अगर आपको आखिरी सबूत चाहिए कि CIA और यूक्रेन के बीच ये गठबंधन टिकने के लिए आया है, ये वहां से आई जहां से किसी को उम्मीद नहीं थी, वॉशिंगटन से। याद है फरवरी 2025 के आखिर में जब ट्रंप और जेलेंस्की ने ओवल ऑफिस में वो सार्वजनिक टकराव किया था। आप लाखों लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। आप तीसरे विश्व युद्ध से खेल रहे हैं और जो आप कर रहे हैं वह इस देश के लिए बहुत अपमानजनक है। कुछ दिनों बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने कीव के साथ खुफिया जानकारी साझा करना निलंबित कर दिया। ऐसा लग रहा था कि साझेदारी का अंत हो गया है, लेकिन यह सिर्फ एक हफ्ते तक ही चला। 11 मार्च को सब कुछ फिर से सामान्य हो गया, क्योंकि हकीकत सिर्फ एक ही है। CIA को रूस के अंदर यूक्रेनी आंखों की उतनी ही जरूरत है जितनी यूक्रेन को अमेरिकी समर्थन की जरूरत है। अब मेरे साथ फिर से इट पीटर्सबर्ग के उस कैफे में चलो। जब वह मूर्ति फटी तो रूस ने इस मामले को एक अलग थलग घटना के रूप में लिया। 3 साल बाद पूरी तस्वीर सामने आई। काम पर जाते समय मारे गए जनरल, साइबेरिया में जलते हुए बम वर्षक, देश का आधा हिस्सा पेट्रोल की राशनिंग कर रहा था और FSB इतनी दबाव में थी कि उसने अपने ही जनरलों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। रूसी जासूसी के 70 साल पुराने मिथक, ये विचार कि रूस सब कुछ देखता है और सब तक पहुंच सकता है, उसी देश ने तोड़ दिया जिसे उसने
सबसे कम आका था। रूस ने खुद जो भाषा, संस्कृति और नजदीकी यूक्रेन पर सदियों तक थोपी थी, उसी का इस्तेमाल किया गया। सच ये है कि जो आपको सबसे अच्छे से जानता है वही सबसे ज्यादा चोट पहुंचा सकता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, नेटवर्क अब भी अंदर है। रिफाइनरियां लगातार जल रही है, हफ्ता दर हफ्ता, और मॉस्को में हर नया नाम जो सामने आता है वह एक नया अध्याय है जिसे हम यहाँ चैनल पर कवर करेंगे। तो अगले एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, इसमें आपको सबसे ज्यादा क्या हैरान कर गया? नीचे कमेंट्स में लिखिए। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।